लास्ट वीडियो तो देखी ही होगी, अगर नहीं देखी है तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने इसमें बात की थी कि मर्चेंट नेवी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे मर्चेंट नेवी बदली और कैसे आज के टाइम पर $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन गई। लेकिन वो सब था दुनिया के हिसाब से, वर्ल्ड के हिसाब से। मैं बात करूँगा आज इंडिया के हिसाब से, क्योंकि जो मर्चेंट नेवी है वो इंडिया के कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है। हम सबको बचपन से यही बताया गया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, दैट इंडिया इज ए एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड। बट हम एक टाइम पे समुद्र शक्ति भी थे, वी वर दी मैरीटाइम पावर। और ले लो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन से चोला डायनेस्टी या वर्ल्ड वॉर की बैटलफील्ड तक, मर्चेंट नेवी इंडिया के इतिहास का एक गहरा हिस्सा रही है। तो मैं बताऊंगा भारत की समुद्री विरासत के बारे में, कैसे वो शुरू हुई, कैसे वो एक टाइम पे सुपर पावर बन गई थी, फिर कैसे उसका पतन होना शुरू हुआ, उसका डाउनफॉल आया और आज उस वो डाउनफॉल से वापस राइज हो रही है और अपना नाम बना रही है शिपिंग इंडस्ट्री में, और कुछ सालों में एक सुपर पावर बन जाएगी। इधर टॉपिक पे आता है। तो ये सब शुरू होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन से। हड़प्पन सिविलाइजेशन कुछ टाइम पीरियड उनका है 2500 BC के आसपास। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है और हमें पढ़ाया गया वो एक एग्रीकल्चर बेस है, वो एक कृषि प्रधान है। उतना ही नहीं है, उनका और भी उन्होंने काम किए हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे पहले आर्टिफिशियल डॉकयार्ड बनाया था, और डॉकयार्ड सीधा साबरमती रिवर के साथ मिलता था और वहाँ मिलने के बाद वो अरेबियन सी में जाता और ओवरसीज ट्रेड के काम आता था। और उस टाइम पे लोथल पोर्ट भी हुआ करता था, जो जगह आजकल गुजरात में पड़ती है। वो लोथल पोर्ट इतना डेवलप और एडवांस हो चुका था कि वहाँ पे वेयर हाउस थे, सीवेज सिस्टम थे, ड्रेनेज सिस्टम थे, लोडिंग अनलोडिंग जोन थे, और ये पोर्ट इतना डेवलप था कि ये ग्लोबल हब बन गया था, जो सीधा मेसोपोटामिया तक जाता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन ने अपना जो मैरीटाइम ट्रेड है ना, वो इतना एडवांस, इतना डेवलप कर दिया था कि जो इसके पोर्ट्स है ना, वो एक तरह ग्लोबल इपिक सेंटर बन गए थे ग्लोबल ट्रेड का। जो भारत का जो समुद्री शक्ति है ना, भारत जो एक तरह से मैरीटाइम ट्रेड है ना, वो पुराना चल रहा है। एग्रीकल्चर इकोनॉमी तक बेस नहीं है, वो मैरीटाइम इकोनॉमी पे भी बेस। इसमें आते हैं मौर्य और गुप्ता एम्पायर की शुरुआत होती है। तो मौर्य के टाइम पे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं, और पोर्ट्स जो होते हैं उनको डेवलप करते हैं। जैसे भरूच पोर्ट हो गया जो गुजरात में है, ताम्रलिप्ता पोर्ट हो गया जो पड़ता था वेस्ट बंगाल वाले एरिया में। तो ये पोर्ट के इन्होंने डेवलप किया, और इनको डेवलप करने से क्या होता है, जो इंडिया का जो मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वो स्ट्रॉन्ग हुआ, जिससे हमारे ओवरसीज ट्रेड और इंक्रीज हुए। और गुप्ता एम्पायर ने क्या किया, उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जैसे सिल्क का, कॉटन का, आइवरी का, एलिफेंट्स का, इन सब का, और साथ में स्पाइसेस का, इन सब का उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, एक्सपोर्ट भेजे। तो इससे क्या हुआ, हमारा मतलब यहाँ से भी सब एक्सपोर्ट होने लगा, तो वर्ल्ड में इंडिया का नाम होने लगा, भारत का नाम होने लगा। और मौर्य और गुप्ता ने एम्पायर ने हमें ये बताया कि इंडिया सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं है, वो एक तरह से कल्चर एक्सचेंज हब भी बनाया उन्होंने। हमारे अर्थशास्त्र जो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट होते हैं उनमें भी बताया गया है मैरीटाइम ट्रेड के बारे में, उसमें बात की हुई है मैरीटाइम ट्रेड के बारे में। और ये भी बोला गया है कि उस टाइम पे एक पोस्ट हुआ करती जो होती थी सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप, जिसको बोलते थे नवाध्यक्षा। तो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप करके पोस्ट होती जो ये सब चीज़ें देखती थी। अब आते हैं चोला डायनेस्टी के लोग। चोला डायनेस्टी को बोलते हैं कि वो इंडिया की नेवल सुपर पावर थी उन्होंने अपनी नेवी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाया था। और जो उनकी नेवी है ना, वो सिर्फ श्रीलंका या फिर मालदीव जो आसपास के देश हैं वहाँ तक सीमित नहीं थी, वो इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक उन्होंने अपनी नेवी को भेजा था, वहाँ तक उन्होंने खोज की थी। और उनकी जो नेवी है, उस नेवी के जो शिप्स थे उसमें जाते थे गोल्ड कॉइन्स, टेम्पल आर्ट्स, सिल्क, ये सब जाता था, और एक्सचेंज में मिलता था, कल्चरल एक्सचेंज होता था, और साथ में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता था। तो उन्होंने अपनी नेवी को इतना पावरफुल बना दिया था कि जो साउथ ईस्ट एशिया के देश थे उनमें भी इसका जो चोला डायनेस्टी का था उसका नाम होता था।
इनका प्रभाव पड़ता था। तो क्या होता था, एक पॉलिटिकल पावर अपनी इंडिया की ज़्यादा होती थी उस टाइम पे। तो इससे चोला डायनेस्टी ने सिर्फ ये नहीं कि पावरफुल, उन्होंने कॉमर्शियल में भी अपनी नेवी को पावरफुल बनाया, साथ में पॉलिटिकल पावर में भी उन्होंने अपनी नेवी को सक्षम बनाया। तो देख सकते ये सब बात हो रही है 1000 साल पहले। उस टाइम पे इंडिया की जो नेवी थी वो इतनी पावरफुल थी, और इससे इंडिया का जो मैरीटाइम ट्रेड है उसको और मजबूती मिली, और वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया। फिर जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अरब ट्रेडर्स मेडिवल ईरा जब आता है, जब अरब ट्रेडर्स आते हैं जो इंडियन पोर्ट्स में आते हैं, जो उनके शिप्स होते थे, अरब ट्रेडर्स के शिप्स होते थे जिनको बोलते थे डॉब्स। तो वो डॉब्स अफ्रीका से आते थे इंडिया तक। तो अरब ट्रेडर्स का जो रेगुलर आना जाना रहता था इंडिया के वेस्ट कोस्ट में, वो ज़्यादा आते थे, जैसे कि गुजरात, केरला, कोंकण, इन सब पोर्ट्स में। और उस टाइम पे जो पोर्ट्स चलते थे वो कैलकट हो गया, कोची हो गया, भरूर हो गया, ये सब पोर्ट्स बहुत ज़्यादा उस टाइम पे, और सूरत हो गया, ये सब पोर्ट बहुत ज़्यादा चलते थे उस टाइम पे। और जो इब्न बटूता है, जो एक ट्रैवलर था, वो भी बोलता है, उसने भी लिखा है कि इंडिया के जो पोर्ट है ना, वो उस टाइम पे एक बिजीएस्ट पोर्ट में से एक थे। तो इतने बिजी थे, और वहाँ पे सिर्फ बिजनेस नहीं होता था, वहाँ पे एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज भी होता था, ताकि हर देश के लोग वहाँ मिलते थे, और कल्चरल एक्सचेंज भी होता था, बिजनेस भी होता था, दोनों चीज़ें होती थी। तो इतना बड़ा हब था एक इंडिया जो है मैरीटाइम ट्रेड का, इतना बड़ा हब था। लेकिन फिर अब क्या होता है, ये सब तो हुआ, अब इसके बाद इंडिया का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब कॉलोनियल ईरा आ जाता है 1500 के बाद। 1500 से पहले इंडिया एक पावरफुल था मैरीटाइम ट्रेड में, लेकिन साथ साथ में अब डाउनफॉल शुरू होना लग जाता है, जो होता है 1500 के बाद। 1500 के बाद क्या होता है, कॉलोनियल ईरा शुरू होता है, और उस टाइम पे पोर्टुगीज, डच, फ्रेंच, ये सब लोग आने लगते हैं, ब्रिटिश, ये सब लोग आते हैं। ये लोग क्या करते हैं, आते तो ये बिजनेस के नाम पे, इन्होंने जो इंडिया के जो पोर्ट थे ना, जो वेस्टर्न कोस्ट में पोर्ट थे, उनको एक तरह से बेस बना दिया था। वेस्टर्न कोस्ट, ईस्ट कोस्ट जो भी थे, उन सब में उन्होंने इंडिया का, उन्होंने अपने बिजनेस का उनको बेस बना दिया, इंडियन पोर्ट्स को उन्होंने बेस बना दिया था। तो उन्होंने शुरुआत तो की थी बिजनेस के नाम पे, कि हम बिजनेस आया है, हम लोग बिजनेस करेंगे, इंडिया का मैरीटाइम ट्रेड बहुत पावरफुल है और यहाँ पे हमारा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ाने लगे, अपना पॉलिटिकल कंट्रोल लेने लगे। तो उस टाइम पे थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो ना आई तो थी स्पाइस के नाम पे, वो एक प्राइवेट कंपनी थी, आई थी स्पाइस के नाम पे कि हम धंधा करेंगे स्पाइस का। लेकिन धीरे धीरे वो छोटे छोटे एम्पायर्स को कब्जा करने लगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगे, और बाद में उन्होंने इंडिया में बहुत सालों तक रूल किया। तो इसमें क्या होता है, जब ये ब्रिटिश ट्रेडर्स थे ना, तो ये लोग क्या करते थे, जब इनकी पावरफुल बढ़ गई तो वो इंडियन ट्रेडर्स को साइडलाइन कर देते थे, ठीक है, और अपने आप को ऑफिसर्स रैंक में रखते थे कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम ऑफिसर रैंक पे, और इंडियन ट्रेडर्स को साइडलाइन कर देते थे। तो इंडियन ट्रेडर्स का वहाँ से डाउनफॉल होना शुरू हो गया, लोग कम जाने लगे। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर आया, तो इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, जो इंडिया के सेलर्स थे, उनको ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में रखा गया। तो ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में, लेकिन उनको क्या रोल दिए जाते, मेंटेनेंस काम करो, लोडिंग अनलोडिंग करो, कार्गो लेके जाओ यहाँ से वहाँ, क्लीनिंग करो, ये सब काम दिए जाते, और खुद वो ऑफिसर रैंक में रहते थे। तो वहाँ से इंडिया का डाउनफॉल शुरू हो गया था, और वो सब, उनको सैलरी भी कम मिलती थी, उनकी जो एक्सपोजर था वो डेंजरस कार्गो के साथ रहता था, जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है या डेंजरस है, उन सब चीज़ों में उनको भेजते थे, और सैलरी भी बहुत कम मिलती, और खुद ऑफिसर रैंक में आराम से कैबिन्स में बैठे रहते थे, और सैलरी भी ज़्यादा लेते थे। तो फिर कम लोग जाने लगे, और इंडिया का डाउनफॉल ये तो हो गया ब्रिटिश का रूल। अब इंडिया की इंडिपेंडेंस हो गई 1947 के बाद। इंडिया अपने आप को वापस मैरीटाइम सेक्टर में अपने आप को विकसित करने लगा, अपने आप को डेवलप करने लगा। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जैसी कंपनी बनी। फिर इंडिया में इंस्टीट्यूट खोले मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जैसे मुंबई में, कोलकाता में, कोची में, यहाँ पे जाके इंस्टीट्यूट खोले, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट खोले। जो इंडियन लोग हैं वो आने लगे धीरे धीरे, लेकिन अब वो क्या है, ऑफिसर्स रैंक में जाने लगे, अपने आप को डेवलप करने लगे। हर जो कार्गो फ्लीट है उसमें इंडियंस होने लगे,
इंडिया का नाम होने में। अब मॉडर्न मर्चेंट नेवी में क्या हो गया आज के टाइम पे, अब क्या हो गया है, जो हर एक 8वां जो मर्चेंट ऑफिसर है वो इंडियन ऑफिसर है, वो इंडियन होगा। और जो वर्ल्ड की जो मर्चेंट शिप्स हैं, जो मरीन कंपनीज हैं, वो भी इंडियंस को लेना चाहती हैं, चाहे वो ऑफिसर्स रैंक में हो, रेटिंग्स में हो, उसमें वो इंडियंस को लेना चाहती हैं। तो इंडिया वापस सुपर पावर बनने की रेस में आ चुका है और कुछ सालों में बन भी जाएगा। और ये सब हमें क्या बताता है कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो मैरीटाइम सेलर्स हैं, वो इतने अच्छे हैं, इतने प्रभावशाली हैं कि बाहर की जो कंट्री की जो कंपनीज है या कुछ है वो सब उनको लेना चाहते हैं, ताकि उनका बिजनेस डेवलप हो। और इंडिया का नाम ऊपर हो रहा है मैरीटाइम सेक्टर में, और बहुत सारी अब कंपनीज भी खुल रही हैं इंडिया में ही, जो इंडिया के एक्सपोर्ट बिजनेस को भी बढ़ा रही है। तो ये थी मर्चेंट नेवी की बात। तो एक बात याद रखो कि भाई जो सीफेयर्स आप लोगों को दिखते हैं ना, वो कोई ऐसे नहीं है, वो एक तरह से लेगेसी का हिस्सा है। वो सालों से जो इंडिया का कल्चर था मैरीटाइम ट्रेड, जो बहुत पहले इंक्रीज था, जिसकी भारत जो है सुपर पावर थी, बाद में वो ब्रिटिश के और कॉलोनियल ईरा में इसका डाउनफॉल हो गया, लेकिन अब वो फिर से इंक्रीज हो रहा है और कुछ सालों में वो अपने आप को उतना पावरफुल वापस बनाएगा। तो ये थी इंडिया की एक कहानी शॉर्ट में, क्योंकि जर्नी। और अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करना, और चलता हूँ, साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में।